सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम चैप्टर नंबर 5 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 5 लेकर के आए हैं, जिसमें हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने इंडिकेटर्स के बारे में ये पढ़ा कि इंडिकेटर्स जो हैं हमें बतलाते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। एंड देन फिर हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा कि वो हमें बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। फिर हमने नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा। आज का जो भी टॉपिक है हमारा वो है सॉल्ट। ओके, और ये लास्ट टॉपिक भी है। तो फ्रेंड्स, जब हम सॉल्ट की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहली बात क्या आती है? सबसे पहली बात हमारे जहन में यही आती है कि सॉल्ट तो वही है जो हम कॉमनली अपने घर में यूज़ करते हैं खाने के लिए, खाने के टेस्ट को बढ़ाने के लिए। लेकिन जब हम साइंस की बात करते हैं, जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो सॉल्ट के मीनिंग यहाँ पे अलग हो जाते हैं। यहाँ पे सॉल्ट एक कॉमन सॉल्ट नहीं रह जाता, बल्कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक एसिड और एक बेस में हुआ है। यानी कि जब एक एसिड और जब एक बेस रिएक्ट करते हैं तो उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है, जो फॉर्म होता है, वो चीज़ होती है सॉल्ट। उसके अलावा भी दूसरे प्रोडक्ट निकलते हैं, बट जो एक कॉमन चीज़, जो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो एक सॉल्ट का प्रोडक्ट बनता है, राइट। तो देखिए अब हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है। Salts is a general term used for the substance that are formed when an acid and base react with each other। कि salt ऐसा जनरल टर्म है केमिस्ट्री में जो कि जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस वक्त वो फॉर्म होता है, और जो रिएक्शन होता है उसका, उस रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा पैरा भी दिया है कि इन कॉमन यूसेज सॉल्ट रिफर्स टू टेबल सॉल्ट। कि कॉमनली हम जो है सॉल्ट को एक टेबल सॉल्ट के तौर पर रेफर करते हैं, बट केमिस्ट्री में हम सॉल्ट रेफर टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस। यानी कि सॉल्ट जो है ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि एक एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना है वही प्रोडक्ट जो है हमारा सॉल्ट होता है। और यही हम इसी की बात हम केमिस्ट्री में करते हैं। यानी जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में हम कॉमन टेबल सॉल्ट या इस तरह की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम ऐसे रिएक्शन की बात करेंगे जो कि एक एसिड और एक बेस के दरमियान हुआ हो। अब ये जो हम अपने घरों में यूज़ करने वाला कॉमन टेबल सॉल्ट जो होता है, इसके अलावा भी दूसरे अलग अलग टाइप के सॉल्ट होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। द रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जो कि विनेगर यानी कि सिरका जो हम जानते हैं ये एक वीक एसिड होता है, और बेकिंग सोडा, राइट, ये हम खाने वाला जो सोडा हम यूज़ करते हैं, ये इसके दरमियान जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। विनेगर इज वी ऑलरेडी नो कंटेन्स एन एसिड एंड बेकिंग सोडा कंटेन्स अ बेस। विनेगर हम पहले से ही जानते हैं कि वो एक एसिड होता है, बेकिंग सोडा वो बेस होता है। व्हेन विनेगर रिएक्ट्स विद बेकिंग सोडा अ सॉल्ट इज फॉर्म। कि जब विनेगर जो है वो बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनता है। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। यानी कि इस रिएक्शन के दूसरे प्रोडक्ट्स में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, Similarly, common table salt is formed by the reaction of hydrochloric acid with sodium hydroxide। इसी तरीके से जो common table salt होता है वो कैसे बनता है? वो बनता है जब एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के दरमियान जब रिएक्शन होता है तो उस वक्त जो चीज़ बनती है, जो प्रोडक्ट निकलता है, वो होता है कॉमन टेबल सॉल्ट जो हम अपने घरों में खाने में यूज़ करते हैं। यहाँ पे इन्होंने आगे रिएक्शन भी दिया हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि एक बेस है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एसिड है, जब भी आप इसमें रिएक्ट करते हैं तो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारा सॉल्ट और प्लस वाटर। ओके फ्रेंड्स, अब सॉल्ट जो होते हैं वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्ट हैं। यानी कि सॉल्ट जो है ये एक सिर्फ वही सॉल्ट नहीं है जो हम अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं, बल्कि एसिडिक ऐसा सॉल्ट भी हो सकता है जो एसिडिक है, जो बेसिक हो या फिर न्यूट्रल भी हो, राइट। तो देखते हैं
कि जो एसिडिक सॉल्ट जो होता है वो कैसे बनता है, जो बेसिक सॉल्ट होता है वो कैसे बनता है, और जो न्यूट्रल सॉल्ट होता है या जिसको हम नॉर्मल सॉल्ट भी बोलते हैं जो हम अपने घरों में खाते हैं वो कैसे बनता है। तो एसिडिक सॉल्ट की जो कंडीशंस हैं वो ये है कि एसिडिक सॉल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद वीक बेस, कि एसिडिक सॉल्ट उस वक्त बनता है जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, वीक बेस के साथ। कंडीशंस आपको याद रखनी है। यहाँ पे एक इसका एग्जाम्पल भी है, देखिए यहाँ पे मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया है। ये है स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 और ये है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है वीक बेस। ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारा सॉल्ट बन रहा है Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O। ये हमारा जो रिएक्शन हुआ, जो ये सॉल्ट बना है Na2SO4, ये जो है हमारा एसिडिक सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट नहीं है। और ये जो ऊपर हम देख रहे हैं HCl + NaOH, ये है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, और NaOH ये है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। ये हमारी नेचुरल जो सॉल्ट होता है या न्यूट्रल जो सॉल्ट होता है, इसकी कंडीशंस हैं कि ये जो न्यूट्रल सॉल्ट होता है इसकी कंडीशंस ये होती है कि जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो न्यूट्रल चीज़ फॉर्म होती है। वो न्यूट्रल चीज़ होती है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जो हम अपने खाने में यूज़ करते हैं। उसके साथ वाटर भी बनता है। और तीसरा जो है वो हमारा है बेसिक सॉल्ट। और इसकी क्या कहते हैं कंडीशंस है, इसकी कंडीशंस ये है कि बेसिक सॉल्ट आर फॉर्म व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद वीक एसिड, कि जब एक स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है वीक एसिड के साथ। यहाँ पे एसिडिक जो सॉल्ट की जो कंडीशंस थी उसकी एकदम उल्टी है। एसिडिक सॉल्ट में क्या था कि स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, वीक बेस होना चाहिए। यहाँ पे क्या बात है कि स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए और वीक एसिड होना चाहिए। जैसे CuSO4 ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, राइट, और HCl ये हमारा वीक एसिड। देखिए HCl जो होता है ये जो है ये क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है और स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। जैसे कि क्या कहते हैं HCl जो हमारे स्टमक में पाया जाता है वो HCl जो होता है वो वीक एसिड होता है। पिछले पार्ट में मैंने कहीं पे स्टमक में पाए जाने वाले HCl को मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड बोल दिया था, मैंने वहाँ पे गलती कर दी थी, आई एम सॉरी। जो हमारे स्टमक में पाए जाने वाला HCl जो होता है वो वीक एसिड होता है। अगर वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो हमारे स्टमक में जो रिएक्शंस हैं या जो हमारी स्टमक की जो एक इन्वायरमेंट है वो गड़बड़ा जाएगी, वो वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो सकती हैं, मतलब जल सकती हैं। सो वहाँ का जो एसिड होता है, वो जो एसिड पाया जाता है HCl, वो वीक होता है, राइट। तो जब ये रिएक्शन करते हैं तो आप ये बनाते हैं एक बेसिक सॉल्ट CuCl2 + 2H2O। ओके फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इनकी कंडीशंस कि एसिडिक सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट की बनने की क्या क्या कंडीशंस हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हमें एक वो बताई है, कुछ एग्जांपल्स बताए हैं कि हमारी जो डेली लाइफ होती है हम उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं। जैसे कि इंडाइजेशन हो गया। इंडाइजेशन किसे कहते हैं, अपनी कॉमन अगर लैंग्वेज में यूज़ करें तो हम उसको बोलते हैं बदहज़मी, यानी कि जब हमारा पेट वेट ख़राब हो जाता है तो उसको हम इंडाइजेशन बोलते हैं। तो टू डाइजेस्ट फूड द लिक्विड इन द स्टमक मस्ट बी एसिडिक, यानी कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो हमारे स्टमक में पाया जाने वाला लिक्विड होता है वो एसिडिक होता है, HCl। बट टू मच एसिडिटी लीड्स टू इंडाइजेशन, लेकिन ज़्यादा एसिडिटी, ज़्यादा उसकी एसिड हो जाना हमारा एनवायरनमेंट, पेट का एनवायरनमेंट का, वो जो है इंडाइजेशन को बनाता है, यानी कि बदहज़मी को बना देता है। वन टेक्स एंटीसाइड विच यूजुअली कंटेन बेकिंग सोडा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, यानी अगर एक बार हमने एंटासिड्स ले लिया, यानी एंटासिड आपको हमने पढ़ा भी था, जो कि हमारे स्टमक के एनवायरनमेंट को ज़्यादा एसिड होने से बचाता है। जब हम उसको ले लेते हैं, जो कि बनता है किससे बनता है, बेकिंग सोडा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से, तो वो हमारे जो पेट का एनवायरनमेंट है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ज़्यादा एसिडिक होने से उसको बचा लेता है। इसके अलावा हमारा इंसेक्ट स्टिंग्स हो गई हमारी, कुछ जानवरों के जो डंक होते हैं वो भी काफ़ी
जहरीले होते हैं, काफ़ी एसिडिक होते हैं, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो व्हेन अ बी स्टिंग, जब एक बी जो है वो करती है, डंक मारती है, इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड इनटू स्किन, तो वो एक एसिडिक लिक्विड जो है वो हमारे स्किन में इंजेक्ट कर देती है। द स्टिंग इज न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग क्लेमिंग लोशन ऑफ द स्किन, तो जो है इस स्टिंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक लोशन को रब किया जाता है, और वो लोशन जो होता है वो किसका बना होता है, वो जिंक कार्बोनेट का बना होता है, जो कि एक बेस होता है। जब एक बेस और जब एक एसिड रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइज चीज़ फॉर्म होती है। इसके अलावा फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलते हैं वो अक्सर क्या होते हैं, वो अक्सर जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। अगर वो ज़्यादा एसिडिक होंगे तो जब वो उसमें नहरों वगैरह में उनको छोड़ा जाता है, तो जब वो नहर में जाएंगे तो जितने भी वहाँ के जानवर हैं जो नहर में रहते हैं या नदियों में रहते हैं या समंदर वगैरह में रहते हैं, तो वो सारे अगर ज़्यादा एसिडिक होगा, वो वेस्ट जो होते हैं फैक्ट्री के वो ज़्यादा एसिडिक होंगे तो वो सारे मर जाएंगे। तो वो उनको मतलब मरने से बचाने के लिए उस एसिड में हम जो है एक उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक ऐसा उसमें जो है कुछ बेस को हम, या मतलब जैसे स्लैग लाइम हो गया, उसको हम डाल देते हैं जिससे कि वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और फिर उसके बाद उसको बहा दिया जाता है। इसके अलावा हो गया हमारा सॉइल ट्रीटमेंट, कि हमारी जो सॉइल होती है वो अगर ज़्यादा एसिडिटी हो गई, उसके अंदर ज़्यादा क्या कहते हैं, उसके अंदर एसिडिक पावर ज़्यादा हो गई, तो जो फर्टिलाइजेशन पावर है उसकी घट जाएगी, नहीं हो पाएगी फर्टिलाइजेशन। तो उसके लिए हम कुछ ऐसे बेस का यूज़ करते हैं जो कि उसको नॉर्मल कर दे, उसको न्यूट्रलाइज कर दे, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो हमारी जो डेली लाइफ है इसमें भी हम बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं, जो कि हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स की तरफ, कि सॉल्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। ओके फ्रेंड्स, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स आर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी सॉल्ट की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। सॉल्ट्स आर मोस्टली सॉलिड, हम जानते हैं कि सॉल्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर सॉलिड ही फॉर्म में पाए जाते हैं, विच मेल्ट एज वेल एज बॉयल एट हाई टेम्परेचर, यानी कि जो कि मेल्ट होते हैं या फिर बॉयल भी हो जाते हैं एक हाई टेम्परेचर पर, कि अगर उनको हाई टेम्परेचर किया जाए, ज़्यादा भी नहीं करें, आप खुद ही बॉयल कर सकते हैं, तो वो जो है हाई टेम्परेचर पर वो मेल्ट हो जाते हैं या बॉयल हो जाते हैं। अब सोल्युबिलिटी क्या है इनकी वाटर में, हम जानते हैं कि वाटर में इनकी घुलने की जो इनकी एबिलिटी है वो क्या है, वो है कि जैसे सॉल्ट को डालेंगे वाटर में फ़ौरन ही घुल जाएगा। बट कुछ ऐसे सॉल्ट भी होते हैं जो नहीं घुलते हैं। सॉल्ट्स आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर, कि सॉल्ट जो है वो जनरली जो है वो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, फ़ौरन घुल जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया, एल्युमिनियम नाइट्रेट हो गया, अमोनियम कार्बोनेट हो गया, ये सब जो हैं घुल जाते हैं। बट कुछ सॉल्ट जो होते हैं जैसे सिल्वर क्लोराइड हो गया, लेड क्लोराइड हो गया, कॉपर कार्बोनेट हो गया, ये सब जो है ये वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, ये जल्दी से नहीं घुलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आती है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन का वाटर। हमने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहाँ पढ़ा था? आपको ये याद होना चाहिए कि हमने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हमने पढ़ा था फिजिकल चेंज में, जहाँ हमने ये पढ़ा था क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में कि फिजिकल चेंज की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि वो जो है अगर इसको एक बार बना दिया जाए तो वो वापस अपने फॉर्म में आ सकती है, राइट। यानी कि अगर जैसे कोई दो चीज़ आपस में रिएक्ट करा, दो चीज़ों ने आपस में रिएक्ट करा, तो उससे जो रिज़ल्ट निकलता है, अगर वो उस रिज़ल्ट से हम वापस उसी चीज़ को बनाना चाहें तो फिज़िकल चेंज में ऐसा मुमकिन था, बट केमिकल चेंज में ऐसा नहीं था। केमिकल चेंज में ये था कि अगर केमिकल चेंज हो चुका है तो वो हो चुका है, आप वापस से उसको उसी फॉर्म में नहीं ला सकते जिस फॉर्म में वो पहले था, ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं? जनरली सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड एज क्रिस्टल विद वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन देम, यानी कि हम जनरली हम सॉल्ट को जो है एज अ क्रिस्टल हम इनको पाते हैं, क्रिस्टल के तरह तौर पर हमें ये मिलता है, और उसमें क्रिस्टल में जो है कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स मिले हुए होते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? दिस वाटर इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड सच सॉल्ट आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। ये वाटर जो होता है ये वाटर को वैसा वाटर कॉमन वाटर नहीं कहलाता, बल्कि इसको हम
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और ऐसे सॉल्ट को जिसमें कि वाटर मिला हुआ हो, वाटर कुछ थोड़ा सा हो, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स हो, वैसे वाटर को वैसे सॉल्ट को हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। याद रखिएगा नाम, क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट क्रिस्टल हैज़ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर ईच कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल। यानी कि कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं हर कॉपर सल्फेट के लिए, यानी हर कॉपर सल्फेट के लिए एक एक मॉलिक्यूल होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है ये इसको लिखा जाता है CuSO4 × 5H2O, यानी इसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 5 मॉलिक्यूल्स हैं। दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गिव्स द क्रिस्टल इट्स शेप। यानी कि ये वाटर जो होते हैं ये बिलावजा नहीं होते हैं, ये वाटर जो होते हैं वो क्रिस्टल को उसकी शेप देते हैं। वो शेप जो है वो स्क्वायर भी हो सकती है, सर्कल भी हो सकती है और दूसरी भी हो सकती है, बट जनरली स्क्वायर ही होती है। इट ऑल्सो गिव्स कलर टू सम क्रिस्टल्स। ये कुछ क्रिस्टल्स को कलर भी देती हैं। जैसे यहाँ पे अब देखिए एग्जाम्पल में भी दिया है इन्होंने कि ये जो CuSO4 है, कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, इनमें कितना फ़र्क है। इसका कलर एकदम ब्लू है और इसका एकदम वाइट है। तो ये इसके साथ शेप के साथ साथ इसको कलर भी इसको देती हैं। और इसके अलावा इनका क्या काम है कि जब it also gives color to some crystals. On heating hydrated salt lost their water of crystallization. अगर इन हाइड्रेटेड सॉल्ट को अगर आपने हीट कर दिया तो ये क्या करेंगे? ये अपना वाटर लॉस कर देंगे, वाटर इनसे निकल जाएगा। एज अ रिजल्ट, अब रिजल्ट के तौर पे क्या होगा, यानी अब क्या निकलेगा? द क्रिस्टल लॉस देयर शेप एंड कलर एंड चेंज टू अ पाउडरी सब्सटेंस। जब इनका वाटर निकल गया, उसी वाटर ने इनको कलर दिया था, उसी वाटर ने इनको शेप दिया था, तो वो कलर और शेप इनकी हट जाएगी और फिर ये पाउडर की फॉर्म में हमारे सामने आ जाएंगे। The hydrated salt that have lost their water of crystallization are called anhydrous salt. अब वो जो हाइड्रेटेड सॉल्ट थे जिन्होंने कि अपना वाटर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में लॉस किया था, वो वाटर जो क्रिस्टलाइजेशन का जो वाटर था जो उन्होंने लॉस्ट कर दिया है, उस वैसे सॉल्ट को जो हमें पाउडरी फॉर्म में मिला है उसको हम क्या कहेंगे? एनहाइड्रस सॉल्ट। ओके फ्रेंड्स, वैसे सॉल्ट जिसमें कि वाटर था उसको हम क्या बोल लेते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट। और जिनमें वाटर नहीं है उनको हम बोलेंगे एनहाइड्रस सॉल्ट। व्हेन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज हीटेड, कि जब हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हम हीट करते हैं, इट गिव्स आउट वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म वाइट पाउडरी एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो वो अपना वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उसको गिव्स आउट कर देता है, उसको छोड़ देता है और फिर हमें क्या मिलता है? एक पाउडरी एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट हमारे सामने आ जाता है। ऑन एडिशन ऑफ वाटर, अगर आपने क्या किया, उस पाउडर का जो हमें कॉपर सल्फेट मिला है, पाउडरी कॉपर सल्फेट मिला है, उसमें आपने वाटर को ऐड कर दिया, वाटर उसमें दोबारा से डाल दिया, तो अब क्या होगा? दिस सब्सटेंस कैन कन्वर्ट बैक टू अ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अगेन। ये जो सब्सटेंस है वो वापस हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बन सकता है। देखिए ये जो है ये हमें ये बतला रही है कि हमने जो फिजिकल चेंज में क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, कि फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि वो वापस अपनी उसी शेप में आ सकती है, उसी चीज़ में आ सकती है जिससे वो बनी थी। तो वही जो है फिजिकल चेंज होती है। तो देखिए इसमें भी यही हुआ कि जब उसका एक बार पानी निकल गया, लेकिन हम वापस से उसमें पानी डालेंगे तो वो वापस से अपनी जो है क्या कहते हैं शेप भी ले सकता है और अपने कलर को भी चेंज कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब आपको समझ में आ गया कि हमने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को हमने फिजिकल चेंज में क्यों रखा था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे कुछ सॉल्ट के यूजेस पढ़ते हैं। हमने चूँकि भाई बहुत सारे सॉल्ट के बारे में पढ़ा ना, कि सॉल्ट जो है वो एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। उसके अलावा हायर क्लासेस में हम डबल सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, कम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, मिक्स सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो जितने भी सॉल्ट अभी हमने जितने पढ़े हैं, तो हम उनके थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि उन सारे सॉल्ट्स का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इन्होंने देखिए एक चार्ट दिया हुआ है, शानदार सा चार्ट है। तो पहले नंबर पे है कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, लाइमस्टोन। इसका दूसरा नाम जो है वो मार्बल भी है, लाइमस्टोन भी कहा जाता है, चॉक भी कहा जाता है, CaCO3। तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? फ्लोरिंग इन द फॉर्म ऑफ मार्बल, यानी कि फ्लोरिंग करने में, फर्श बनाने में मार्बल के फॉर्म में, यानी कि जैसे कि हम अपने घर में मार्बल्स लगाते हैं,
तो वो किसके बने हुए होते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। इसके अलावा इसका जो है टू मेक लाइम सीमेंट एंड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, यानी कि सीमेंट बनाने में, आयरन को एक्सट्रैक्ट करने में, आयरन को निकालने में इनका जो है यूज़ किया जाता है। दूसरा सॉल्ट है हमारा सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है इन क्लीनिंग, सफाई में, इन डिटर्जेंट्स यानी कि सर्फ वगैरह में, फॉर वाटर सॉफ्टनिंग, वाटर को सॉफ्ट करने में, या एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, या फिर चीनी वगैरह के जो बर्तन होते हैं या कांच के बर्तन होते हैं उनको बनाने में। थर्ड सॉल्ट है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ हम सबसे पहले हम खाने पीने में यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसका यूज़ जो है बेकरी में किया जाता है, और फिर इसके अलावा इसका यूज़ मेडिसिन में भी होता है। फोर्थ है हमारा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। इसका यूज़ होता है फोटोग्राफी में, या मतलब फोटोग्राफी में फिल्म्स को डेवलप करने के लिए फोटोग्राफी में इसका यूज़ किया जाता है। फिफ्थ है हमारा अमोनियम नाइट्रेट यानी NH4NO3। इसका यूज़ होता है फर्टिलाइजेशन में, और एक्सप्लोजिव्स में, यानी कि फर्टिलाइजर से यानी खाद वगैरह में, और एक्सप्लोजिव्स जो एक्सप्लोज करने के लिए, धमाके वगैरह करने के लिए जो बारूद बनाया जाता है उसमें इसका यूज़ होता है। पोटाशियम, या जिसको हम फिटकरी भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 × Al2SO4 3 × 24H2O। और इसका यूज़ कहाँ होता है, वाटर को प्यूरिफाई करने में, यानी कि वाटर को जब हम साफ़ करना चाहते हैं तो इसका अगर हम इसको फिटकरी को डाल दें तो ये वाटर हमारा प्योर हो जाता है। उसके अंदर अगर कोई ऐसी इंसेक्ट वगैरह हुए या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुए तो वो हट जाते हैं, वहाँ से सफाई हो जाती है वाटर की। 7 है हमारा सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन साल्ट। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं एज सीजनिंग ऑफ फॉर फूड, यानी कि फूड के जायक़े को बढ़ाने के लिए, इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन एंड सोडियम कार्बोनेट, यानी क्लोरीन को बनाने में और सोडियम कार्बोनेट को बनाने में। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। हमने सॉल्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया। ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया। आगे की जो वीडियो होगी वो होगी हमारी एक्सरसाइज पर और क्वेश्चन आंसर्स पर। जब तक मैं आगे वीडियो अपलोड करूं, जब तक कि आप जो है खुद ही उन एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद जब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी तो आप उससे मैच कर लीजिएगा। अगर आपके सारे आंसर सही हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा। और अगर आपके आंसर सही नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप चैप्टर को रिवाइंड कर लीजिएगा और उसके बाद जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बट हाँ, पहले खुद सॉल्व करिएगा एंड देन फिर वीडियो को देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अगर हाँ आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो 7th क्लास में हैं। जो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने दोस्तों को भी बताएं कि भाई कि हम ऐसे पढ़ रहे हैं तो आप भी पढ़िए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।